Very good evening, everyone. Is my voice audible? Is my voice audible to everyone? Good evening, everyone. Is my voice audible? Okay, fine. Anyone has any doubt? Anyone has any doubt till the topic that we have discussed yesterday? Anyone has any doubt? Okay. Till others didn't join, I will just add some more points related to I have started discussing with you connective tissue. Connective tissue was the second tissue which we were discussing. This is the most abundant tissue in our body, and it is your vascular tissue. As compared to your epithelium, it is vascular, except one category which is cartilage. जो cartilage हमने पढ़ा था, we have studied that there are जो हमारा mature connective tissue की there are 5 different kinds. Out of them, one was cartilage, and the cartilage is your avascular, and all other are your vascular connective tissue. अभी हम ये भी पढ़ेंगे बाद में कि कार्टिलेज में ऐसा क्या होता है, कहाँ पे तो ब्लड सप्लाई कहीं पर तो होगी ना, तभी वो सेल सर्वाइव कर सकता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग just learn that cartilage is your avascular and all other are your vascular tissue of your connective tissue. Next point I have discussed with you that the cells are not as much as tightly packed. Tightly packed नहीं होते, there are cell junctions, there are gaps between the cell. So ideally क्या होता है, if this is a connective tissue, there are some cells lying, and in between there is a space which is called as ECM. ECM is the ECM क्या था? ECM था हमारा extracellular matrix. ECM would be extracellular matrix. यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होते हैं हमारा फ्लूइड जो इन सेल्स ने रिलीज करा था, जो अंदर वाले सेल्स थे उन्होंने फ्लूइड रिलीज किया था, एंड फ्लूइड के बाद यहाँ पर होते हैं कुछ फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं? फाइब्रोब्लास्ट पतली पतली थिन थिन फाइबर्स होती हैं जो यहाँ पे इसके ईसीएम में लाई करती हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट? फाइब्रोब्लास्ट हैज two different functions. One is that they will produce a polysaccharide which is called as hyaluronic acid. And बहुत सारे polysaccharide होते हैं, but the most common one is the hyaluronic acid. And the other function was that it will secrete different proteins. And proteins भी 3 different category के होते हैं. One is called as collagen, second is elastin, and third is reticular. यहाँ तक हमने discuss कर दिया था. अब next point, हाँ कुछ points हैं जो हम collagen, elastin और रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं, कोलाजन फाइबर्स आर योर फाइबर्स, ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं. ये फाइबर्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. दे विल प्रोवाइड यू फ्लेक्सिबिलिटी, एंड वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दे विल प्रोवाइड यू गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ही अच्छी होती है. ठीक है, थोड़े से ये ब्रॉड होते हैं, इतने ज्यादा नैरो नहीं होती. इनकी जो फाइबर्स है वो बिल्कुल पतली पतली नहीं होती, दे आर लिटिल बिट ब्रॉडर. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो होते हैं ना कोलाजन फाइबर, वो मोस्टली सेल्स को, बिकॉज इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, ये सेल्स को आसपास होल्ड करके रखते हैं, चीजों को बाउंड करके सेल्स को, बॉडी को होल्ड करके रखते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, दैट मीन्स इसका क्या काम होगा, ये आपकी स्ट्रेंथ देंगे, सेल को स्ट्रेंथ देंगे और सपोर्ट देंगे. These are some of the function of your collagen fiber. Next point is that ये जो fibers है, fibrous structure है. अभी क्या होता है, हमने बोला कोलाजन इज अ प्रोटीन. कोलाजन एक प्रोटीन है. प्रोटीन आइडियली 2 काइंड के होते हैं, एक होते हैं soluble प्रोटीन
और दूसरे होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस मतलब जो फाइबर के बने होते हैं, ऐसे फाइबर फाइबर्स फाइबर्स के बने होते हैं। और जो सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके मीडिया में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। वेयरएज फाइबर्स इतनी लंबी लंबी होती हैं, वो सॉल्युबलाइज नहीं होती, इसीलिए ये इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। तो कोलेजन हमने बोला फाइबर्स का बने हुए हैं, दैट मीन्स इट्स अ फाइब्रस प्रोटीन एंड इट इज नॉन सॉल्युबल प्रोटीन। यहां तक समझ आ गया सबको? यहां तक सबको क्लियर है? जो कोलेजन प्रोटीन होता है ना, सबसे ज्यादा वाइडली हमारी बॉडी में होता है कोलेजन प्रोटीन। 1/3 जो हमारी बॉडी का प्रोटीन होता है दैट इज कोलेजन ओनली। हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन होते हैं उसका जो 1/3 पोर्शन होता है दैट इज ओनली कोलेजन। So the collagen is the most widely and most abundant protein in my body. कहीं कहीं पे 1/3 लिखा होता है, कहीं कहीं पे 25% लिखा होता है, क्योंकि 1/3 का मतलब है 33.3%, बट किसी किसी जगह पे 25% भी लिखा होता है। तो आइडियली हम बोल देते हैं 25 to 35% के बीच में कहीं ना कहीं हमारा कोलेजन का अमाउंट होता है बॉडी में। ये क्या करता है? ये लंबी लंबी लॉन्ग बड़ी बड़ी फाइबर्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने बता दिया दैट इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी मैम क्या रिपीट करता है? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट ज्योति? क्या रिपीट करूं? एम आई गोइंग टू फास्ट? क्या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ क्या? दिस टॉपिक पूरा का पूरा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है? Clear. ओके, ठीक है। सो कोलाजन के हमने कुछ मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कोलाजन के बारे में? मैंने आपको कल भी बताया था, जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू कोलाजन। बट ऐसा नहीं है कोलाजन की भी इलास्टिसिटी नहीं होती, कोलाजन ऑल्सो पोजेस सम इलास्टिसिटी, कुछ ना कुछ उसकी इलास्टिसिटी होती है, बट दैट इलास्टिसिटी इज लेस देन योर इलास्टिन टिश्यू। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, मोस्टली जो बॉडी में क्या होता है, मोस्टली हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जहां पर देनी होगी वहां पर कोलेजन का कंसंट्रेशन हाई होगा, जहां पे हमें इलास्टिसिटी बहुत हाई देनी होगी वहां पे कहीं ना कहीं इलास्टिन का कंटेंट ज्यादा होगा। और जहां पर हमें दोनों फंक्शन चाहिए होंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी, इलास्टिसिटी भी चाहिए होगी, वहां पे कॉम्बिनेशन होगा कोलेजन एंड इलास्टिन का। ये पॉइंट याद रखना। अभी तक 15 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोलेजन हैं जो हमें पता है, इन्वायरमेंट में 15 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोलेजन है जो अभी तक हम फाइंड कर चुके हैं। उसमें से सबसे कॉमन होता है टाइप 1 कोलेजन फाइबर। टाइप 1 कोलेजन फाइबर इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल, एंड सारे 15 में से सबसे ज्यादा इलास्टिक भी यही वाला होता है। बाकी सबके कंपैरिजन में टाइप 1 2 3 4 5 6 के कंपैरिजन में जो टाइप 1 होता है वो कोलेजन फाइबर सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट होता है बॉडी में, और साथ में उसकी इलास्टिसिटी भी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है बाकी कोलेजन फाइबर से। अब क्या होता है, इसके कॉम्पोजिशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं। सिंस कोलेजन इज अ प्रोटीन, सो प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के, और हमारी बॉडी में आइडियली 20 अमीनो एसिड होते हैं। उसमें से एक अमीनो एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइसिन, और एक होता है प्रोलीन। ये दोनों अमीनो एसिड सबसे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं हमारे कोलेजन फाइबर में। कोलेजन फाइबर इज अ प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होगा, और 20 अमीनो एसिड में से भी ये दोनों अमीनो एसिड सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे। अब आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, ग्लाइसिन कायरल प्रोटीन है या अकायरल प्रोटीन है? ग्लाइसिन इज अ कायरल प्रोटीन और इट्स ए कायरल प्रोटीन। ठीक है, यस इट्स अ कायरल प्रोटीन।
एंड ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एंड एकायरल प्रोटीन। अगर मैं आपको एकायरल अमीनो एसिड का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, कार्बन एक साइड पे अमोनिया जुड़ा होता है, एक साइड पे COH जुड़ा होता है, एक साइड पे H होता है और एक साइड पे R ग्रुप होता है। R इज द कोई भी चेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमें बतानी। अमीनो एसिड्स में ये 3 चीजें बेसिक होती हैं जो सब में कॉमन होती हैं। अब जो R है, अगर R इन तीनों को छोड़ के कुछ और होता है, सपोज अगर CH3 है या कुछ भी है, तो कायरल का मीनिंग क्या होता है? कायरल कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स जिसके अंदर चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन ग्लाइसिन एक अकेला अमीनो एसिड है विच इज एकायरल। बाय इट इज एकायरल बिकॉज यहाँ पर R ग्रुप होता है H, और H यहाँ पर है, H यहाँ पे है, दो ग्रुप सेम हो गए, इसलिए इट्स अ एकायरल मॉलिक्यूल। एंड एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर आर योर कायरल मॉलिक्यूल। एंड कायरल सबसे एंड ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट भी होता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया जो मोस्ट प्राइमरीली अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं कोलाजन में, दे आर ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। एंड इस अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे कुछ अमीनो एसिड्स न्यूट्रल होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हमारे पोलर होते हैं। पोलर में कुछ होंगे एसिडिक, कुछ होंगे बेसिक, और कुछ होते हैं हमारे नॉन हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक होते हैं। अलग अलग अमीनो एसिड्स का अलग अलग नेचर होता है। सो जो हमारा कोलाजन होता है ना, उसके अंदर ऐसे अमीनो एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड आर प्रेजेंट मोर इन कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई हम कोलाजन को बोलते हैं एसिडोफिलिक प्रोटीन। कोलाजन इज योर एसिडोफिलिक प्रोटीन। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? Is it clear till this point? Is it clear till this point? Yes or no? लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोफिलिक होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हाइड्रोफोबिक होंगे। हो सकता है हाइड्रोफिलिक में से कुछ अमीनो एसिड न्यूट्रल हैं, कुछ हमारे एसिडिक हैं, कुछ हमारे बेसिक है। तो यह पूरी क्लासिफिकेशन जब बायोकेमिस्ट्री की पढ़ोगे आप सारे अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ोगे। बट जो कोलाजन होता है, कोलाजन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मैक्सिमम एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। दैट्स व्हाई हम कोलाजन को बोलते हैं इट्स अ एसिडोफिलिक प्रोटीन। इट्स अ एसिडोफिलिक प्रोटीन। Acid philic, philic means loving, so it's a acid loving protein. Clear हुआ? किसने पूछा था? अंशु, is it clear? आशु, is it clear to you? Is this point clear? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलाजन के बारे में कि आइडियली कोलाजन के अंदर ना 3 प्रोटीन की चेन्स होती हैं, 3 डिफरेंट चेन्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। जैसे हो सकता है एक ऐसी चेन हो, एक ऐसी चेन हो, एक एसिड चेन हो। There are 3 प्रोटीन चेन्स, 3 प्रोटीन चेन्स होती हैं हमारे कोलाजन में, जो क्या करती है, जो कि हेलिकल अरेंजमेंट में अरेंज होती है। हेलिक्स होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। सो 3 हेलिक, ये हेलिक स्ट्रक्चर होता है। सो ऐसे हो सकता है 3 प्रोटीन है और 3 प्रोटीन हेलिकल फॉर्म में अरेंज होती है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन कि उसके अंदर प्राइमरली हमारे ग्लाइसिन होते हैं या हमारा प्रोटीन होता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन में। एसिडिक अमीनो एसिड सबसे ज्यादा होते हैं, 3 चेन की बनी होती हैं, 3 चेन हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। एंड फाइनली पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट ये है कि हमारा क्या होता है, एक चेन ऐसे बन गई, दूसरी चेन हो सकता है इसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस लिंक्ड हो जाए, एक और कोलाजन हो सकता है, एक और कोलाजन क्रॉस लिंक्ड हो जाए। सो जैसे जैसे क्रॉस लिंकिंग बढ़ती है हमारी, वैसे वैसे हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रॉस लिंकिंग को इंक्रीज किया जाता है इन केस ऑफ कोलाजन। यहां तक हमने पढ़ लिया कोलाजन।
नेक्स्ट वन इज इलास्टिन। इलास्टिन के बारे में तो मोस्टली मैंने कवर कर ही लिया था। ये आपकी इलास्टिसिटी और फर्मनेस को क्रिएट करता है। ये क्या करता है, ये ऐसे टिश्यूज में होता है जिनको जिनको इलास्टिक, जिनको ऐसे खींचना, जिसमें खिंचावट आता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स में ऑक्सीजन आएगी तो उसको लंग्स के जितने भी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, सब कुछ उसके अंदर आपको खिंचावट चाहिए। आप चाहते हो कि खींचे, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आएगा तो सारे खींच के बड़े हो जाएंगे, और जब ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो सारे खींच के स्लो हो जाएंगे। सो उसके लिए इलास्टिसिटी चाहिए होती है, विच इज गिवन बाय इलास्टिन टिश्यू इन केस ऑफ आवर लंग्स। तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि हम आइडियली मिक्सिंग अप करते हैं। कुछ कुछ टिश्यूज में ऐसा भी होगा जहां पे इलास्टिन भी है और जहां पे कोलेजन भी है, दोनों चीजें हैं। सो दिस इज अबाउट योर इलास्टिन। एंड थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर। अगर आप डिक्शनरी में देखोगे रेटिकुलर का मीनिंग, दैट व्हाट डज रेटिकुलर स्टैंड फॉर। रेटिकुलर मीन्स फाइन नेटवर्क और नेट लाइक स्ट्रक्चर। फाइन नेटवर्क और नेट लाइक स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल पतला सा फाइबर होता है, बिल्कुल थिन फाइन नेटवर्क होता है रेटिकुलर फाइबर्स का। मैंने आपको कल भी समझाया था, जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं हमारे, वो उनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कोलाजन की तरह ही होता है, बट जो कोलाजन होता है वो थिक, उसके अंदर थिक होते हैं, ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं। वेयरएज जो आपके रेटिकुलर होते हैं वो आपकी थिन थिन फाइबर्स होती हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोलाजन एंड रेटिकुलर फाइबर। अब सिंस मैंने आपको बोला कि कोलाजन और आपके रेटिकुलर का सेम स्ट्रक्चर होता है, तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा कोलाजन 15 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। उसमें से एक टाइप होता है टाइप 3 कोलाजन फाइबर। जो टाइप 3 कोलाजन फाइबर होते हैं वो आपके रेटिकुलर फाइबर्स बनाते हैं, समझे? क्योंकि रेटिकुलर फाइबर्स आर लाइक कोलाजन ओनली, तो वो कहाँ से बनेंगे, वो किसी न किसी कोलाजन फाइबर से ही बनेंगे। और कोलाजन के भी कौन से फाइबर से बनेंगे, टाइप 3 वाले से बनेंगे। बट दिस रेटिकुलर फाइबर इज नॉट वेरी मच प्रेजेंट इन माई बॉडी। मैक्सिमम में कोलाजन और इलास्टिन ही होता है। सो रेटिकुलर का फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि वेरी थिन, बहुत पतले पतले कोलाजन फाइबर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड। और सेकंड क्या होता है, ये जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं ना, ये कोटेड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन से कोटेड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लाइको मतलब ग्लाइकान प्रेजेंट है। एंड ग्लाइकान क्या होता है, ग्लाइकान होता है कार्बोहाइड्रेट। सो इनकी जो कोटिंग होती है आपकी रेटिकुलर फाइबर की, वो ग्लाइकान प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की कोटिंग से बने होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, नहीं क्लियर? Just give me a minute. I am coming back. Just give me a minute. हमने यहाँ तक पढ़ लिया जहाँ पे हमने पढ़ लिया कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर फाइबर्स। कल मैंने आपके साथ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर ली थी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन। यस, कोलेजन फाइबर के ही बने होते हैं, बट जो उसका वो वाइड नहीं होते, वो फाइन फाइन थिन थिन से होते हैं। कोलेजन फाइबर से ही बने होते हैं वो। और कोलेजन का भी कौन सा, टाइप 3, टाइप 3 है। रेटिकुलर फाइबर्स आर मेड अप ऑफ टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स। क्लियर यहाँ तक सबको? अब नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन। कल डिस्कस कर ली थी मैंने क्लासिफिकेशन। Firstly it is divided into embryogenic connective tissue, and second it is called as mature connective tissue. एम्ब्रियोजेनिक कनेक्टिव टिश्यू के दो डिफरेंट काइंड होते हैं। एक होता है मीजन काइंड
and second one is called as mucous connective tissues. मेच्योर के 5 डिफरेंट काइंड होते हैं. एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, बी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सी है कार्टिलेज, डी है बोन एंड ये होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. लिक्विड मीन्स ब्लड. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनिक. एम्ब्रियोजेनिक कनेक्टिव टिश्यू. एम्ब्रियोजेनिक मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनिक कनेक्टिव टिश्यू. दैट मीन इट इज प्रेजेंट प्राइमरली इन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है. एम्ब्रियो क्या होता है? जो अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ उसके अंदर प्रेजेंट होता है. इसके 2 डिफरेंट काइंड होते हैं. एक होता है mesenchyme and second one is called as mucous connective tissues. फर्स्ट थिंग, इनकी लोकेशन में डिफरेंस, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो पूरा का पूरा, एम्ब्रियो के अंदर mesenchymal सेल्स होते हैं. mesenchymal सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो में. मैंने आपको, और आपको पता होगा जब बेबी बॉर्न होता है, फीटस बॉर्न होता है, उसके अंदर एक हमारी ट्यूब होती है, एक कॉर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड पता होगा आप लोगों को. जब फीटस बॉर्न होता है, फीटस जॉइंट जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है. सो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको बोलते हैं म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू. एंड पूरे के पूरे एम्ब्रियो के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं mesenchyme. सो एम्ब्रियो के अंदर 2 काइंड के हुए, एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट है और दूसरा जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है. पूरी बॉडी में mesenchyme कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो mesenchymal सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, ये mesenchymal सेल्स इरेगुलरली, बहुत इरेगुलर शेप में, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कुछ भी शेप हो सकती है, और गैप भी कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा. सो दीज mesenchymal सेल्स आर इरेगुलरली होते हैं प्रेजेंट. कहाँ पे? एम्बीडेड होते हैं, इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस है. जो फ्लूइड नहीं है वो है सेमी फ्लूइड. उसके अंदर आपके छोटे छोटे सेल्स इम्बीड होते हैं जिनको हम बोलते हैं mesenchymal सेल्स. सो mesenchyme इज मेड अप ऑफ mesenchymal सेल्स जो कैसे प्रेजेंट होते हैं? इरेगुलरली. कैसे इरेगुलरली? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इरेगुलरली एम्बीडेड इन योर ग्राउंड सब्सटेंस. यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ mesenchyme के बारे में? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? Is it clear till this point? Yes or no? Yes, ठीक है. अब ये क्या करते हैं? ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में या एम्ब्रियो की बॉडी में, सब के सब यही बनाते हैं. सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन यही वाले सेल्स करते हैं. सो इसका फंक्शन क्या हुआ? इट फॉर्म्स all type of connective tissue in the human body. And इसका location कहाँ हुआ? Location, it is present in the embryo. So this is about mesenchyme, that it is composed of mesenchymal cells, which are irregular mesenchymal cells, which are embedded in a semi-solid fluid. अब वो कहाँ क्या करते हैं? वो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं. एंड फाइनली उनका लोकेशन कहाँ होता है? वो एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू किससे ओरिजिनेट होते हैं? वो होते हैं mesenchymal सेल से. क्लियर? इज mesenchyme क्लियर टू एवरीवन? इज mesenchyme क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट कम म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू. अब म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? यहाँ पे आपका विस्कस जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है. विस्कस जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस.
इसकी थोड़ी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर मीसेनकाइम। मीसेनकाइम हमारा आइडियली थोड़ा सेमी फ्लूइड है, बट इट इज लाइक जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारे वाइडली स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। Fibroblasts are present in them. So what is mucous connective tissue? It consists of widely scattered fibroblasts. It consists of widely scattered fibroblasts. कहाँ पर? Embedded in viscous jelly-like ground substance. So this is the description of mucous connective tissue. समझ आ गया आपको कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फीटस में प्रेजेंट होते हैं। फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। करते क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड द सपोर्ट। और आइडियली जितने भी कनेक्टिव टिश्यू कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे वो सपोर्ट ही होगा। बस एक एडिपोस है जो फैट को स्टोर करता है, या फिर आपका जो वो है ब्लड है वो आपको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से बचाता है। बट इसके अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनका फंक्शन सपोर्ट ही होगा। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर एम्ब्रियोजेनिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू मीन्स इट इज प्रेजेंट इन मैच्योर ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट है जो एडल्ट बन जाता है, या जो फीटस बॉर्न हो जाता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन योर मैच्योर या एडल्ट में प्रेजेंट हो सकता है, और इवन यू कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन समवेयर इन द फीटस। जब फीटस बॉर्न हो जाता है तो उसके अंदर मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में ये 5 डिफरेंट काइंड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला हम क्या करेंगे, ये तीनों तो थोड़ा समझ आ जाते हैं इजीली, इसमें तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो पहले हम इसके अंदर डिफरेंसेस पढ़ेंगे और फिर हम इसके टाइप पढ़ेंगे। मैंने आपको टाइप भी बताए थे, लूज के भी 3 टाइप होते हैं, डेंस के भी 3 टाइप होते हैं। मैंने आपके डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। लूज के कौन से टाइप थे? एडिपोस था, एरियोलर था, एंड हाँ इट इज प्रेजेंट इन एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। एंड एडिपोस, एरियोलर एंड रेटिकुलर, ये 3 टाइप थे आपके लूज के। डेंस के क्या थे? डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर एंड इलास्टिन फाइबर, ये 3 टाइप के थे जो हमने पढ़े थे। बट अभी हम इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन योर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड योर मैच्योर लूज एंड डेंस। Loose connective tissue and second one is called as dense connective tissue. नाम से ही समझ आ रहा है, लूज मतलब लूज होंगे, कोई चीज तो लूज है, ठीक है। और डेंस में क्या है? डेंस में आपकी कोई चीज टाइटली या मतलब पास कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। सो लूज मतलब लूज पैकिंग है एंड डेंस मतलब टाइट पैकिंग है। सो इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखो, पहली चीज हमने बोला ये मेरा सेल है, ये मेरा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बोला सेल्स प्रेजेंट है, एंड सेल्स के बीच में ईसीएम प्रेजेंट होता है। ईसीएम किससे बना होता है? आइडियली इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो अभी क्या होगा, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसमें जो ये सेल्स होते हैं, इट कंटेन मोर सेल्स, इसमें आपके सेल्स ज्यादा होते हैं। Whereas जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें आपके सेल्स होते हैं लेस। मोर सेल्स इन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड लेस सेल्स इन योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब सेल्स इसमें ज्यादा है लूज में, और सेल कम किसमें है? डेंस में। ये हमने पढ़ लिया अबाउट द सेल्स। नेक्स्ट कम व्हाट इज अबाउट द फाइबर्स। ईसीएम के बारे में हमें पढ़ना है। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके जो फाइबर्स होते हैं वो लेस होते हैं एंड थिन होते हैं। फाइबर्स लेस होंगे और थिन होंगे।
और यहाँ पे जो आपके फाइबर्स होंगे वो थिक होते हैं एंड मोर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसे बोलेंगे ये सेल है, तो इसके अंदर फाइबर्स एकदम थिक थिक और बहुत सारे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी पैकिंग कहीं ना कहीं हम बोलते हैं थोड़ी सी डेंस हो जाती है। लेकिन इसकी पैकिंग ऐसे पतले पतले से कहीं कहीं पे प्रेजेंट है, तो इसमें कहीं ना कहीं गैप्स आ जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स ज्यादा होते हैं, डेंस में सेल्स कम होते हैं। इसकी जो फाइबर्स होती हैं वो कम होती हैं और थिन होती हैं, वेयरएज इसकी जो फाइबर्स होती हैं वो थिक होती है और मोर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, विच आर पैक्ड विद स्पेसेस इन बिटवीन, जिसके अंदर स्पेसेस होती हैं, फाइबर्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, इसीलिए हम इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। whereas dense connective tissues consist of highly packed and thick protein fibers, जो इसकी प्रोटीन फाइबर्स होती हैं वो पैक्ड होती है और वो थिक होती है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर है? जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज उसकी फाइबर्स बहुत ज्यादा डेंस है, तो ये लूज का क्या रिपीट करूं, कौन सा पॉइंट, लास्ट वाला, लूज का लास्ट पॉइंट था, इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन फाइबर, विच आर पैक्ड विद स्पेसेस इन बिटवीन, इनके अंदर स्पेसेस होते हैं। देखो मोटी मोटी होगी तो ज्यादा जगह ले लेंगी, पतली पतली फाइबर्स होंगी तो वो जगह कम लेंगी, तो गैप्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे लूज में। यही रीजन है, क्योंकि थिन है ना, थिन के अंदर गैप ज्यादा होंगे और थिक के अंदर गैप्स कम होंगे, और डेंस में थिक है और लूज में थिन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, बिकॉज डेंस में पैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, तो ऐसी जगह जहां पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जहां पे हमें स्ट्रेंथ देनी है कहीं ना कहीं अपने टिश्यू को, वहां पर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। कहां पर? जहां पे हमें स्ट्रेंथ देनी है सेल्स को, वहां पर हम बनाते हैं डेंस। और जहां पर बेसिक कहीं ना कहीं एपिथेलियल के नीचे प्रेजेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला था एपिथेलियल के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, तो सिर्फ ब्लड सप्लाई कौन देता है? वो उसे देता है उसका कनेक्टिव टिश्यू। तो जहां पे कनेक्टिव टिश्यू इज जस्ट मेनली प्रोवाइडिंग अ ब्लड सप्लाई, वहां पर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, तो वहां पर अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा तो वो भी चल जाएगा। डेंस वाला वहां होगा जहां में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पे हमारा बहुत इजिली डैमेज होता है, जैसे हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स होती है ना, बोन्स और मसल्स, उनके आसपास बहुत जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे आपको डेंस वाला देना पड़ेगा। और बाकी जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, जो जहां पे एपिथेलियल को सपोर्ट करने के लिए हमें कनेक्टिव टिश्यू देना होता है, वहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ पे? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? सो अगर मैं आपको एक पॉइंट बोलूं, लूज कनेक्टिव टिश्यू इट सराउंड द ब्लड वेसल्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट सराउंड द ब्लड वेसल्स, इट सराउंड द नर्व्स, ब्लड वेसल को सराउंड करता है, नर्व्स को सराउंड करता है, एंड इट आल्सो सराउंड द ऑर्गन्स which are holding the epithelium and organ in their place, बस उसको उसकी जगह पे रखने के लिए, डैमेज से कहीं हमें प्रोटेक्ट नहीं करना, बट जहां पे हमें सपोर्ट देना है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है टिश्यू के साथ, उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करना है, वहां पर होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जो रेटिकुलर फाइबर्स होती है, थोड़ा सा सोच के बताना, रेटिकुलर फाइबर्स मैंने आपको क्या बोला था, थिक होती है थिन होती है? रेटिकुलर फाइबर्स आपकी थिक होती है थिन होती है? क्या था रेटिकुलर? दे आर थिन, तो वो कहां पर होगी, लूज में या डेंस में?
कहाँ पे होगी, लूज में या फिर डेंस में, वो होगी लूज में। इसीलिए जो थर्ड टाइप था आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू का, वो था आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में रेटिकुलर कभी नहीं होता, वो तीनों के तीनों या तो कोलेजन से बनी है या इलास्टिन से बनी होगी। बट लूज का एक टाइप होता है रेटिकुलर, और रेटिकुलर क्यों उसका टाइप है, क्योंकि वहां पर हम थिन वाली फाइबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, so this is about the difference between loose and dense connective tissue. Now we will study one by one different kind of loose connective tissue. One is called as areolar connective tissue. Second is adipose connective tissue, and third is reticular connective tissue. पहले हम सबसे इजीएस्ट से स्टार्ट करते हैं, रेटिकुलर, जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल्स। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है तो ये आपके रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल से बने होंगे। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। इसका लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके ऑर्गेन्स के पास, जैसे कि लिवर के पास, स्प्लीन के पास, लिम्फ नोड्स के पास, वहां पे प्रेजेंट होता है। So the location of reticular fiber is near the liver, spleen, lymph node. क्योंकि हमने बोला था ना लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल्स के पास होते हैं, नर्व्स के पास होते हैं, ऑर्गेन्स के पास होते हैं। तो जो कुछ ऑर्गेन्स है जैसे कि लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, वहां पे आपके रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ये क्लियर है सबको? इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्लियर टू एवरीवन? Is reticular connective tissue clear to everyone? यहाँ तक सबको क्लियर है रेटिकुलर? Then we will study areolar and adipose tissue. अभी क्लास जस्ट ओवर होने